Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of Grace Nicholas. And the title of the poem is Granny, Granny, Please Comb My Hair. Without taking your more times, let's get start our poem. ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। बेसिकली यहाँ पे जो ग्रैंड डॉटर है वो अपनी ग्रेनी से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके बाल को कॉम कर दे, और इसको लिखने का काम ग्रेस निकोलस मैम ने किया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं हमारी पोएम के थीम के बारे में और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि हम इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये पोएम के बारे में। वी ऑल लव आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंड पास एंड ग्रैंड मास। हम सभी अपने माता पिता से, अपने दादाजी से, अपनी दादी माँ से प्यार करते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस इन द एब्सेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। जब हमारे पेरेंट्स हमारे घर पे नहीं रहते हैं उस समय वे हमारी अच्छी प्रकार देखभाल करते हैं, और वैसे भी वे हमारी देखभाल करते रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। दिस पार्टिकुलर पोएम इज़ अ पार्ट ऑफ द बुक। बेसिकली जो पोएम है ना, वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम की बुक की कलेक्शन में से एक है, और वो बुक का नाम है सन टाइम एंड स्नो टाइम, जिनको लिखने का काम ग्रेस निकोलस मैम ने किया है। बेसिकली इसका जो पब्लिकेशन है वो 2013 में हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं थीम के बारे में। द लव एंड ग्रेटिट्यूड अ चाइल्ड फील्स फॉर देयर ग्रैंड मदर्स। एक बच्ची जो अपनी दादी माँ के लिए जो प्यार फील करती है, जो उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करती है, उनके लिए ये पोएम है। बेसिकली ये पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रेस निकोलस मैम की लाइफ के बारे में। इनका जन्म 18 जनवरी 1950 में इन जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ था। ठीक है। और अगर इनकी हम डेथ की बात कर ले तो ये रिसेंट ही इनका डेथ हुआ है, ट्यूसडे जून 11 2024 एट वाइन मेमोरियल हॉस्पिटल में। आगे हम इनकी स्टडी की बात करते हैं तो सी वेंट टू कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गुयाना। बेसिकली ये जो कॉलेज ली थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुयाना में लिया था, एंड रिसीव्ड अ डिग्री इन कम्युनिकेशन, और इनको प्रतिष्ठा की डिग्री कम्युनिकेशन में मिली थी। आगे हम बात कर लेते हैं इनके वर्क के बारे में। सी वर्कड इन टीचिंग एंड जर्नलिज्म। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में और शिक्षिका के क्षेत्र में दोनों में भाग लिया था बिफोर इमिग्रेटिंग टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1977। जब तक कि वो प्रवासी नहीं हो गई थी यूनाइटेड किंगडम के लिए। बेसिकली ये 1977 में अपने कंट्री को छोड़ यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं इनके कलेक्शन ऑफ वर्क के बारे में। बेसिकली फर्स्ट कलेक्शन आई इज़ अ लॉन्ग मेमोराइड वुमेन, जो पब्लिश हुआ था 1983 में। पिकासो आई वॉन्ट माई फेस बैक 2009 में हुआ था। उसके बाद सी ब्रॉट मैनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑन द वेरियस फेसेट ऑफ लाइफ। वो अलग अलग जीवन के पहलुओं के बारे में उन्होंने कलेक्शंस अपनी पोइट्री में लिखा है। एज अ विमेन एंड एज अ इमिग्रेंट लिविंग इन द यूके। एक विमेन की तरह उन्होंने लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स या कौन कौन से तरीके को उन्होंने फेस किया, और जब वो यूके में रहने गई तो एज अ इमिग्रेंट उनकी लाइफ कैसी थी, वो इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। बेसिकली ये इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, ये जो अपना वर्क लिखा करती थी वो एक इन्फ्लुएंशन की वजह से लिखती थी, जो थी द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ गुयाना। जब वो गुयाना में रहा करती थी तो वहाँ की इतिहास, वहाँ का जो संस्कृति थी, वो उसके बारे में लिखा करती थी। बेसिकली ये जो फेमस है वो अपनी एडल्ट पोइट्री कलेक्शन की वजह से, चिल्ड्रंस बुक की वजह से, एंड एंथोलॉजीज की वजह से। आगे हम बात कर लेते हैं इन्हें लाइफ टाइम में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उन अवार्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़, जो इन्हें 1983 में इनके वर्क आई इज़ अ लॉन्ग मेमोराइज्ड वेमेन के लिए मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स काउंसिल राइटर अवार्ड, जो इनको 1986 में मिला था। गुयाना पोइट्री प्राइज़ अवार्ड 1996 में फॉर सनराइज के लिए मिला था। फिर इनको कॉल मॉन्डली अवार्ड मिला था 2000 में। फिर हम बात कर लेते हैं इनके और एक अवार्ड है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लिटरेचर। इनको ये अवार्ड 2007 में मिला था। फिर हम बात कर लेते हैं क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री अवार्ड, जो 2021 में मिला था। बेसिकली इनको
गुयाना पोएट्री प्राइज़ 1996 फॉर सनराइज़ भी मिला है और इनको 2008 में गुयाना पोएट्री अवार्ड नेवर लिव अनलव्ड के लिए भी मिला है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके हस्बैंड के बारे में, जो कि एक पोएट थे और उनका नाम जॉन अगार्ड है। आगे हम इनके इनके फैमिली में टोटल से 4 मेंबर थे। उनके हस्बैंड जॉन अगार्ड, मैम ग्रेस निकोलस और उनकी 2 डॉटर, जिसमें से पहले का नाम था लेस्ली मिरांडा और दूसरे का नाम था कैलेरा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम, जो है ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। बेसिकली यहाँ पे ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके बाल को अच्छे से बांध दे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। वी ऑल लव आवर ग्रैंड पास एंड ग्रैंड मास, दे टेक केयर ऑफ अस इन द एब्सेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। बेसिकली इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि एक बच्चे जो होते हैं या फिर हम सब अपने ग्रैंड पा से और ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करते हैं। जब हमारे पेरेंट्स घर पे नहीं रहते हैं तो वही हमारा देखभाल अच्छी प्रकार से करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। यह ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके बाल को बांध दे। क्यों बांध दे और इसका रीज़न क्या है, कैसे बांध दे और किस तरह से कर रही है दादी माँ अपनी ग्रैंड डॉटर को ट्रीट, उसके बारे में है। आगे हम बात कर लेते हैं। यू ऑलवेज टेक योर टाइम। आप हमेशा अपना समय देती हो। यू ऑलवेज टेक सच केयर। वो बच्ची कहती है आप अपना समय देती हो और आप हमेशा हमारा ध्यान भी रखती हो। यू पुट मी टू शिट ऑन अ कर्सन। बेसिकली वो कह रही है कि जब दादी बैठती है तो उसके आंचल में जो प्लेस होता है ना नीचे में, दोनों घुटने के बीच में, तो उसमें उसे बिठा लेती है और उसे प्यार से उनके बालों को सहलाती है, मसाज करती है, ऑयल लगाती है और उसे अच्छा फील करवाती है। इसीलिए इसमें ये लाइन इंक्लूड है, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कर्सन। आप मुझे उस कर्सन में बिठा देती हो बिटवीन योर नीज, जो आपके दोनों घुटनों के बीच में है। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल। आप मेरे सिर पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, इट्स मीन दैट नारियल का तेल लगाती हो। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज। जैसे कि आपने देखा है ना कि एक नदी जो होती है उसे बीच से अगर हम बांट दें जैसे ब्रिज के रूप में, आप ऐसे भी समझ जाओ कि जब मम्मी या दादी माँ हमारी हमारी बहनों का बाल बांधा करती है तो उसे बीच से बांट देती है, लाइक दैट। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा सिर है ना तो उसको बीच से बांट देना, इधर निकाल देना बाल, इधर कर देना और आगे में जो बीच में जो उनका होता है ना साइड, मतलब बता देना कि ये वाला बीच पार्ट है, इसका इधर बाल है और इधर भी बाल है, इस तरह से बांट देना। फिर वो कहती है मम्मी मम्मी सी इज़ ऑलवेज इन अ हरी हरी रश। जब वो अपनी मम्मी के बारे में बात करती है और बताती है तो वो कहती है कि उनकी मम्मी हमेशा जल्दी में ही रहती है। सी पुल्स माई हेयर। कभी कभी वो उनके बाल को खींचती और बांध देती है और सम टाइम्स सी टग्स। कभी कभी वो सिर्फ बाल को खींच के जो दो चोटी होता है वो कर देती है या कभी कभी बांध भी देती है, पर वो उस प्रकार से नहीं करती जैसे कि एक दादी माँ उसके लिए करती है। बट ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। पर दादी माँ आपके लिए सारा समय मेरा है। आप हमेशा मुझे प्रॉपर टाइम देती हो, मुझे अच्छे से रखती हो और मेरे लिए जो भी कुछ होता है वो सब करती हो। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो आप यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, और आप मेरे सिर को ऊपर करके कहती हो नाउ हुज़ अ नाइस गर्ल। अब बताओ कौन सबसे सुंदर लड़की या अच्छी लड़की लगती लगती है। बेसिकली दादी माँ का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्हें ये भी पता होता है कि बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास बहुत सारे वर्क होने के साथ उन्हें बहुत सारा काम करने के लिए जाना भी पड़ता है आउट ऑफ होम। इसीलिए हमारी दादी माँ हमें हमारे पेरेंट्स की याद दिलाते हुए सारे लव और केयर हमें प्रोवाइड करती है। अगर आपको इसी तरह की कंटेंट और चाहिए तो आप कमेंट में सिर्फ पोएम का नाम मेंशन कर देना और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो पोएम्स जल्द से जल्द ला सकूँ। थैंक यू।